हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ लॉ लीड्स यू। आज हम आपको सिविल और क्रिमिनल जजमेंट के बारे में बताएंगे डिटेल में। एग्जाम्स में स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा जजमेंट राइटिंग में डिफ़िकल्टी होती है। एग्जामिनर किस पर जजमेंट राइटिंग देगा ये किसी को नहीं पता होता, लेकिन आज हम आपको ऐसे सेक्शंस बताएंगे जिसमें 100% जजमेंट राइटिंग आती है। अगर आपको ऑप्शंस पर जजमेंट राइटिंग करके चले गए तो आपको एग्जाम्स में जजमेंट राइटिंग में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। इस वीडियो के एंड में हम आपको जजमेंट राइटिंग के इम्पोर्टेंट सेक्शंस बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे हम जजमेंट राइटिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं। सिविल एंड क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग। देखिए, सबसे पहले क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग के बारे में हम आपको बताएंगे। क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं हम आपको क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग का। इसमें जो है ये आपको आईपीसी का चैप्टर नंबर 16 एंड चैप्टर नंबर 17 बहुत ही अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए। चैप्टर नंबर 16 कौन सा है? चैप्टर नंबर 16 है ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, एंड चैप्टर नंबर 17 है आपका ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इन चैप्टर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए आपको इसके हर सेशंस। जैसे ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, मर्डर के सारे असेंशियल पॉइंट्स लर्न होने चाहिए। डेफिनेशंस के अंदर जो भी असेंशियल पॉइंट्स है वो लर्न होने चाहिए। मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गया, डेकॉइटी हो गया, किडनैपिंग हो गया, एब्डक्शन हो गया। ये सारे सेक्शंस आपके चैप्टर नंबर 17 एंड चैप्टर नंबर 16 में मिलेंगे। तो क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग लिखने से पहले कुछ स्टेप्स, इसका इंट्रोडक्शन बता देते हैं हम। पहले कैसे लिखेंगे आप? सबसे पहले इसमें चार्ज फ्रेम किया जाएगा। चार्ज फ्रेम करने के बाद कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट होता है। अब देखिए, इसके पहले स्टेप्स बता देते हैं हम आपको। ब्रीफ इंट्रोडक्शन, फर्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे जजमेंट राइटिंग में? ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द केस। पूरा इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप केस का। हाउ द केस हैज कम बिफोर द कोर्ट, किस तरह से केस आया है कोर्ट में। ब्रीफ फैक्ट ऑफ द केसेस, पूरे ब्रीफ फैक्ट लिखेंगे आप केसेस के। ब्रीफ फैक्ट मतलब पूरी स्टोरी लिखेंगे, क्या हुआ है केस में। कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 207, 208 ऑफ द सीआरपीसी। 207 और 208 सीआरपीसी का कंप्लायंस होनी चाहिए। मतलब जो सारे 207 क्या है, जो एक्यूज पर्सन है उसको सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी दी जानी चाहिए। जैसे एफआईआर हो गया, पुलिस रिपोर्ट हो गई, और भी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके एग्जामिनेशन की रिपोर्ट होनी चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी एक्यूज को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। एंड फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एंड द सब्सटेंस ऑफ एक्यूजिशन इज टू बी स्टेटेड टू द एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 251 ऑफ द सीआरपीसी। और उसके अगेंस्ट क्या क्या चार्जेस लगे हैं एक्यूज के अगेंस्ट वो भी उसको बताए जाएंगे। थर्ड स्टेप में ये होएगा। फिर नेक्स्ट में आपका आएगा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस एड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन। फिर क्या होएगा, जो प्रोसिक्यूशन जो है जो भी ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर आएगा कोर्ट में प्रस्तुत करेगा, कोर्ट में लेकर आएगा ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो कोर्ट देखेगा। उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ओरल एविडेंस मतलब जो आई विटनेसेस हैं, जो विटनेस लेकर आएगा प्रोसिक्यूशन। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं और कोई पेपर फॉर्मेट में भी हो सकता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। नेक्स्ट में आपका आ जाएगा एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी। और जो है एक्यूज का एग्जामिनेशन किया जाएगा अंडर सेक्शन 313 ऑफ द सीआरपीसी। उससे पूछा जाएगा एक्यूज से। फिर नेक्स्ट स्टेप होएगा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस इफ एनी एड्यूस्ड बाय द डिफेंसेस। देखिए,
पहले जो प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस देखे जाएंगे, फिर उसके बाद जो है जो डिफेंस अपने साथ एविडेंसेस लेकर आएगा, जो मतलब ऑपोजिट पार्टी अपने साथ ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लेकर आएगी, कोर्ट उसे देखेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन विद रिगार्ड टू ईच चार्ज इन अ वारंट केस और एन एक्यूजिशन अगेंस्ट द एक्यूज्ड इन अ समन केसेस। और फिर जो भी चाहे वारंट केस हो या समन केस हो, जो एक्यूज के अगेंस्ट किया गया है, एक्यूज के अगेंस्ट चार्जेस किए गए हैं, उसके ऊपर हर एक चार्जेस का एम्फोसिस किया जाएगा कि वारंट केस है या समन केस है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका आर्ग्यूमेंट, कंटेंशन ऑफ प्रोसिक्यूशन और कंप्लेनेंट। फिर क्या, कंप्लेनेंट की साइड से आर्ग्यूमेंट सुने जाएंगे, कंप्लेनेंट के आर्ग्यूमेंट सुने जाएंगे। फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट और कंटेंशन ऑफ द डिफेंसेस, ऑपोजिट पार्टी के आर्ग्यूमेंट सुने जाएंगे। फाइंडिंग्स ऑफ द कोर्ट विद कोजेंट रीजंस ऑन ईच पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन विद रिगार्ड टू द चार्ज। फिर कोर्ट अपनी फाइंडिंग्स देगा, हर एक रीजन देगा, हर एक डिसीजन के लिए वो रीजन देगा कि वो इस पॉइंट पे क्यों पहुंचा है। जो भी चार्जेस लगाए गए हैं एक्यूज के अगेंस्ट, एक्यूजेशन अगेंस्ट द एक्यूज इन द लाइट ऑफ ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस प्रोड्यूस्ड ऑन रिकॉर्ड। जो भी एक्यूज के अगेंस्ट एक्यूजेशन लगाए गए हैं, चाहे ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को प्रोड्यूस किया जाएगा ऑन रिकॉर्ड। Summary of the court findings to arrive at conclusion regarding each charge and accusation against the accused। फिर कोर्ट क्या करेगी, कंक्लूजन पे आएगी, सारे चार्जेस, जो सारे एविडेंसेस देखेगी, ओरल एविडेंस देखेगी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखेगी, फिर हर एक चार्जेस पे, और जो भी वो चार्जेस लगाएगी, जो भी फैसला लेगी, उसका हर एक फैसले का उसे रीजन प्रोवाइड करना पड़ेगा कोर्ट को कि वो इस कंक्लूजन पे कैसे आया है। फिर अगर कोर्ट को लगता है कि इफ एक्यूज्ड इज फाउंड नॉट गिल्टी, अगर उसे लगता है कि एक्यूज गिल्टी नहीं है, सारे एविडेंसेस सुनने के बाद, सारे बयानात सुनने के बाद दोनों पार्टी के, अगर कोर्ट को लगता है कि एक्यूज गिल्टी नहीं है, तो वो कौन सा क्या ऑर्डर पास कर देगा, ऑर्डर ऑफ एक्यूटल, या फिर डायरेक्ट दैट द एक्यूज्ड बी सेट एट लिबर्टी। वो क्या, एक्यूज के एक्यूटल के ऑर्डर पास कर देगा और उसको क्या छोड़ देगा। If the accused is on bail, order of discharge of sureties, अगर accused bail पे है तो ऑर्डर कर देगा उसे डिस्चार्ज के लिए श्योरिटीज पे। If the accused is in custody, अगर accused कस्टडी में है, ऑर्डर about the release of accused and its communication to jail authorities, अगर accused कस्टडी में है तो उसके ऑर्डर कर देगा, उसके रिलीज के, accused के रिलीज के ऑर्डर्स कर देगा, और ये कम्युनिकेशन हो क्या जेल अथॉरिटीज को प्रोवाइड कर देगा। अगर एक्यूज गिल्टी नहीं है तो कोर्ट ये ऑर्डर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट में अगर कोर्ट को लगता है कि एक्यूज क्या गिल्टी है, ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन ऑन ईच चार्ज इन विच द एक्यूज इज टू बी कन्विक्टेड, वो ऑर्डर करेगा, कन्विक्शन का ऑर्डर करेगा, मतलब उसे दोषी घोषित कर देगा, हर एक चार्ज मेंशन करेगा जिसके लिए उसे कॉन्विक्ट किया गया है। इन केस देयर आर मल्टीपल accused, each of them shall be in case of multiple accused, each of them shall be, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, each of them shall be charged separately, अगर each of them shall be charged सेपरेटली, अगर बहुत सारे मल्टीपल एक्यूज हैं तो हर एक एक्यूज को अलग से सेपरेटली चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट, mention the period of detention already undergone by the accused to be set off against the sentence of imprisonment। और क्या, और अगर एक्यूज जो है ऑलरेडी वो सजा काट रहा है तो कोर्ट क्या उस सजा को सेट ऑफ कर सकती है, जो वो क्या अब सेंटेंस मिली है उसे उस सजा से सेट ऑफ कर सकती है अंडर सेक्शन 428 ऑफ द सीआरपीसी। ऑर्डर टू पे द कंपनसेशन, या फिर क्या ऑर्डर कर सकती है कंपनसेशन पे करने के लिए, जैसा भी मामला होगा तो क्या अगर उसे लग रहा है कि कंपनसेशन पे करी जानी चाहिए एक्यूज द्वारा तो वो कंपनसेशन का ऑर्डर दे देगी। इंटीमेट टू कन्विक्ट अबाउट द राइट ऑफ अपील, और
कॉन्विक्ट को ये भी बताया जाएगा कि उसका राइट है अपील करने का, वो हायर कोर्ट में इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील भी कर सकता है। कॉपी ऑफ जजमेंट टू बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एक्यूज्ड, और जो जजमेंट की कॉपी है वो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट दी जानी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जानी चाहिए एक्यूज को। जो कौन सा सेक्शन में मेंशन है, सेक्शन 363 ऑफ द सीआरपीसी। ऑर्डर अबाउट द डिस्पोजल ऑफ केस प्रॉपर्टी, और अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस है तो उसका ऑर्डर दे सकती है वो डिस्पोजल का। मेंशन अबाउट द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 437A ऑफ सीआरपीसी, और क्या कोर्ट को ये भी मेंशन करना होगा सेक्शन 437 का कंप्लायंस हो रखा है। मतलब 437 कौन सा है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज, बॉन्ड भर के उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मेंशन दैट द जजमेंट साइन डेटेड एंड प्रोनाउंस इन द ओपन कोर्ट टुडे, और लास्ट में क्या मेंशन किया जाएगा, लास्ट में मेंशन किया जाएगा ये जजमेंट क्या साइन डेटेड है, प्रोनाउंस की गई है ओपन कोर्ट में आज ही। फिर लास्ट में आप क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर विद डेजिग्नेशन। लास्ट में आप लिखेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम उसकी डेजिग्नेशन के साथ, जैसे कि क्या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, या कोर्ट ऑफ सेशन है, या हाई कोर्ट है, या सुप्रीम कोर्ट है, तो ये सब चीज़ आप लास्ट में लिखेंगे। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आपको जजमेंट राइटिंग में लिखने में काम आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखिए जजमेंट राइटिंग आ गई आपकी, ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स बताए थे मैंने जो आपको याद रखने होंगे। फिर नेक्स्ट में आपका आ जाएगा, अब देखिए जजमेंट लिखने से पहले आपको चार्ज फ्रेम करना पड़ेगा। अब देखिए थोड़ा सा बेसिक से हम चार्ज के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए चार्ज क्या होता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज क्या होता है इन सीआरपीसी। Framing of charge in CRPC is the stage when police has completed its investigation and submit the charge sheet alleging the offense against the accused person. Charges कब फ्रेम किए जाते हैं, तब फ्रेम किए जाते हैं, ये वो वाला स्टेज होता है जब पुलिस ऑफिसर अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है और क्या चार्ज शीट सबमिट करती है अक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट कि उसने क्या क्या ऑफेंस करे हैं। The court thereafter scrutinizes the charge sheet and proposes to frame the charge against the accused person. फिर कोर्ट क्या करता है, कोर्ट सारे जो चार्ज शीट हैं उसको देखता है जो उसने पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन के बाद सबमिट करी है। कोर्ट उसे देखता है सारी चार्ज शीट को एंड प्रपोजेस टू फ्रेम द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज, और फिर क्या वो चार्ज फ्रेम करता है। कोर्ट क्या करता है, कोर्ट चार्ज फ्रेम करता है एक्यूज के अगेंस्ट इस बेसिस पे। समझ में आ गया फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस क्या होता है। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस वो स्टेज होती है जब पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद चार्ज शीट सबमिट करता है ऑफेंस कि क्या ऑफेंस करा है एक्यूज ने। जब कोर्ट के पास ये चार्ज शीट सबमिट होती है तो कोर्ट उसे स्क्रूटनाइज करता है और फिर उस बेसिस के ऊपर वो क्या चार्जेस फ्रेम करता है एक्यूज के अगेंस्ट। अब देखिए फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस सीआरपीसी में कहां पे डिफाइन है। द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस इन सीआरपीसी इज डिफाइंड अंडर चैप्टर 17, चैप्टर नंबर 17 ऑफ सीआरपीसी, मेनली स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन कहां से 211 अप टू 228 तक। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज सीआरपीसी में कहां पे डिफाइंड है, चैप्टर नंबर 17 में सेक्शन नंबर 211 से लेके 228 तक। अब देखिए इसके रेलेवेंट सेक्शंस देख लेते हैं हम। सेक्शन नंबर 211 डील्स विद द कंटेंट ऑफ चार्ज। सेक्शन 211 में कंटेंट ऑफ चार्ज मतलब चार्ज में क्या क्या चीज इंक्लूड की जाएगी। जैसे इसमें चार्ज का नेम इंक्लूड किया जाएगा, चार्ज का सेक्शन इंक्लूड किया जाएगा, अगर नाम सबमिट करा है एक्यूज ने वो इंक्लूड किया जाएगा। फिर नेक्स्ट में आपका आ जाएगा सेक्शन नंबर 212 डील्स विद द पर्टिकुलर्स एज टू द टाइम प्लेस एंड द पर्सन ऑफ द चार्ज, मतलब किस टाइम प्लेस और पर्सन किस टाइम और प्लेस में उस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है। फिर नेक्स्ट आपका आ जाएगा 213 डील्स विद द मैनर ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस, किस तरह से किस मैनर से ऑफेंस कमिट करा है एक्यूज ने। सेक्शन 214 फर्दर प्रिस्क्राइब्स दैट द वर्ड्स इन चार्ज आर टू बी टेकन इन द सेंस ऑफ लॉ, जो भी वर्ड्स
चार्ज के यूज किए गए हैं वो लॉ के सेंस में लिए जाने चाहिए। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 215 डील्स विद द इफेक्ट ऑफ एरर्स इन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अब देखिए 215 सेक्शन किससे डील करता है? इफेक्ट ऑफ एरर्स इन फ्रेमिंग द चार्ज। चार्ज फ्रेम करते हुए कोई एरर्स जो हुआ है उससे डील करता है। इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ेगा उस एरर का, इससे डील करता है। नेक्स्ट, 216 mandates that the court may alter the charge at any stage of the criminal trial। 216 कोर्ट क्या बताता है कि कोर्ट किसी भी टाइम पर चार्ज को अल्टर कर सकता है क्रिमिनल ट्रायल में। एंड नेक्स्ट, सेक्शन 217 रिकॉल्स द विटनेस व्हेन द चार्ज इज अल्टर्ड बाय द कोर्ट। कोर्ट क्या, जब कोर्ट चार्ज अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, तो वो क्या विटनेस को रिकॉल करता है, बताता है और उसे दोबारा बुला भी सकता है विटनेस को। सेक्शन 218 ऑफ सीआरपीसी फर्दर मैंडेट्स दैट अ सेपरेट चार्ज शुड बी फ्रेम्ड फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंस। सेक्शन 218 क्या बताता है कि हर एक डिफरेंट ऑफेंस के लिए सेपरेट चार्ज फ्रेम किया जाएगा। होप स्टूडेंट्स ये आपको फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पता चल गया होगा। तो पहले हम जजमेंट राइटिंग लिखने से पहले चार्ज फ्रेम करेंगे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल प्रोवाइड कर दूंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होएगा कि फॉर्मेट बता दूंगी चार्ज फ्रेमिंग का, कैसे फॉर्मेट बनेगा, कैसे चार्ज फ्रेम करने के लिए आपको क्या सारे एसेंशियल्स पता होने चाहिए, सारे सेक्शंस के। चैप्टर नंबर 16 एंड 17 ऑन द टिप्स होना चाहिए आपके, और प्लस इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जजमेंट राइटिंग में। नेक्स्ट, अब देखिए चार्ज फ्रेमिंग कैसे होता है, या आपके लिए एक एग्जांपल प्रोवाइड कर दिया है मैंने। देखिए ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर यूपी जुडिशरी में भी आया था। देखिए, ए वेंट टू अटेंड द डिनर होस्टेड बाय हिज बिजनेस कॉम्पिटिटर बी। ए क्या था? बी के घर जो उसका बिजनेस कॉम्पिटिटर था उसने डिनर होस्ट किया था, वो उसे अटेंड करने गया था। किसके घर गया था? बी के घर गया था। ड्यूरिंग द डिनर बी कंप्लेन्ड दैट समबडी हैड स्टोलन द डायमंड नेकलेस ऑफ हिज वाइफ। डिनर के दौरान बी ने कंप्लेन करी कि किसी ने उसकी वाइफ का डायमंड नेकलेस चोरी कर लिया है। पुलिस वॉज कॉल्ड एंड एवरीबडी वॉज सर्च्ड। पुलिस को बुलाया गया और सबकी तलाशी ली गई। The diamond necklace was recovered from the possession of A। और जो डायमंड नेकलेस है कहां से पाया गया? A के पास से निकला डायमंड नेकलेस। During the search made by the police in the presence of other guests। डायमंड नेकलेस A के पोजेशन से निकला गया जब पुलिस ने सर्च की थी सारे गेस्ट के प्रेजेंस में। A alleged that he is being falsely implicated by B due to enmity by putting the necklace into his coat without his knowledge। अब ए ने क्या कहा? ए ने कहा कि उसे क्या झूठा फंसाया गया है बी द्वारा, क्योंकि उसकी क्या दुश्मनी है बी की उससे। उसने जानबूझ के वो नेकलेस मेरे कोट की जेब में रख दिया है और जिसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता है। In the light of above fact, frame the charge and write the judgment of conviction। अब देखिए ये सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आपको तो चार्ज फ्रेम करना है और जजमेंट राइटिंग लिखनी है। जजमेंट में आपको क्या करना है? उसको कॉन्विक्ट करना है, मतलब उसको दोषी करार देना है। तो देखिए अब हम पहले आपको बताएंगे चार्ज। देखिए इसमें क्या करा है? इसमें करा है जो उसका डायमंड नेकलेस क्या हुआ है? डायमंड नेकलेस चोरी हुआ है उसका। तो इसमें क्या हुआ है? थेफ्ट करा है ना, चोरी करी है। तो देखिए इसके चार्जेस कैसे फ्रेम करेंगे। देखिए इसका फॉर्मेट है, पहले ऊपर लिखेंगे इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर यहाँ पे आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर रखा होगा क्वेश्चन पेपर में। अगर नहीं मेंशन कर रखा तो ऐसे लिख के आप इसे छोड़ देंगे। आगे अगर यूपी दिया हुआ है वहाँ पे जो भी उसका स्टेट का नाम दिया हुआ है वो लिखेंगे आप यहाँ पे। फिर नेक्स्ट प्रेजेंट नेम ऑफ द जज,
यहाँ पे आपका नेम ऑफ द जज आएगा, यहाँ पे आएगा यूपीजीएस, जैसे फॉर एग्जांपल हम यूपी के लिए करने हैं, यूपी जुडिशियल सर्विसेज। फिर आपका यहाँ पे क्रिमिनल केस नंबर आएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट है यहाँ से लेके यहाँ तक। पहले क्या आएगा कोर्ट की, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर आपका आ जाएगा नेम ऑफ द जज आएगा, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे क्रिमिनल केस नंबर। क्रिमिनल केस नंबर यहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ना है ऐसे ही। देखिए फिर आएगा आपका स्टेट वर्सेस ए सन ऑफ डैश। ए कौन है, एक्यूज है, किसका सन है, डैश, अभी आपको पता नहीं है। रेजिडेंस ऑफ, ये यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे जो है ये सन ऑफ यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे लिखेंगे आप इसके साथ, ये आपका ये ए सन ऑफ डैश, ठीक है। यहाँ पे आएगा ये आपका ए सन ऑफ डैश, रेजिडेंस ऑफ डैश, क्वेश्चन पेपर में दिया होगा तो वो लिखेंगे आप। पुलिस स्टेशन डैश, यहाँ पे पुलिस स्टेशन दिया हुआ होगा तो वो लिखेंगे आप। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ होगा तो वो लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट है। फिर नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखेंगे आप कैपिटल लेटर्स में चार्ज। देखिए आई डैश, आई यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे नाम आएगा, किसका नाम आएगा, नेम ऑफ द जज। आई डैश जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, डिस्ट्रिक्ट आएगी आपकी यूपी, चार्ज यू एक्यूज ए सन ऑफ डैश, एक्यूज कौन है, ए सन ऑफ डैश एज फॉलोज, चार्ज किया गया है एक्यूज को, जो सन है किसका, डैश, पता नहीं है अभी आपको, एज फॉलोज दैट यू एक्यूज ऑन एलीज डेट टाइम एंड प्लेस डिसऑनेस्टली मूव द डायमंड नेकलेस। अब देखिए इसमें थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या है, थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स आपको पता है, थेफ्ट की डेफिनेशन सेक्शन 378 में आती है। तो इसमें इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है थेफ्ट के, डिसऑनेस्टली मूव द प्रॉपर्टी फर्स्ट, सेकेंड प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल होनी चाहिए प्रॉपर्टी। थर्ड, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ पर्सन, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ पर्सन। फोर्थ, विदाउट हिज कंसेंट, उसकी कंसेंट के बिना। एंड फिफ्थ, moves that property। देखिए ये सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं थेफ्ट के, 5 इंग्रेडिएंट्स है, ये पांचों इंग्रेडिएंट्स सेटिस्फाई होने चाहिए। देखिए दैट आ जाइए अब इसके फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के पास। I dash judicial magistrate of first class district UP charge you accused a son of dash as follows that you accused on the alleged date time and place dishonestly, देखो alleged date time and place, यहाँ पे आप ये मेंशन करेंगे कौन से दिन, अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में कौन से दिन किस टाइम पे और किस जगह उसने ये ऑफेंस करा है। यहाँ पे डेट टाइम एंड प्लेस ऐसे ही मत लिख देना, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे यहाँ ऑन दैट डेट, अगर डेट मेंशन कर रखी है, टाइम इस टाइम पे फॉर एग्जांपल एट 9 PM डिनर का टाइम था, यहाँ पे डेट मेंशन कर दीजिए आप। अपनी इमेजिनरी डेट मेंशन नहीं करेंगे, अगर डेट मेंशन नहीं है तो आप ये है ऐसे ही लिख देंगे एटलीस्ट डेट टाइम एंड प्लेस। प्लेस कहाँ पे है आपका, जगह का नाम लिखेंगे आप वहाँ पे। डिसऑनेस्टली मूव्स द डायमंड नेकलेस, मूव किया ना उसने, डिसऑनेस्टली लिया है, उसके पास है डायमंड नेकलेस। डिसऑनेस्टली मूव द डायमंड नेकलेस फ्रॉम द पोजेशन ऑफ, किसके पोजेशन से लिया है, फ्रॉम द पोजेशन ऑफ वाइफ ऑफ बी। देखिए आ गए ना इसके थेफ्ट के इंग्रेडिएंट सारे। डिसऑनेस्टली मूव करा है, क्या मूव करा है, डायमंड नेकलेस फ्रॉम हिज पोजेशन, किसके पोजेशन से मूव करा है,
किसके पोजीशन से मूव करा है, वाइफ के पोजीशन से मूव करा है, बी के वाइफ से, विदाउट हर कंसेंट, उसकी कंसेंट के बिना, ठीक है, ये आ गया ना, विदाउट हर कंसेंट। फ्रॉम अ ड्वेलिंग हाउस, कहाँ से करा है, ड्वेलिंग हाउस मतलब उसके घर से चोरी करी है। तो ये कौन से सेक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ है, ड्वेलिंग हाउस, सेक्शन 380 ऑफ आईपीसी में। थेफ्ट इन अ ड्वेलिंग हाउस डील विद सेक्शन 380 ऑफ आईपीसी। From a dwelling house and you thereby committed an offense of theft in a dwelling house punishable under section 380 of the IPC। कौन से सेक्शन में पनिशेबल है ये, सेक्शन 380 ऑफ आईपीसी, एंड विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट, और ये कोर्ट के कॉग्निजेंस में है। And I thereby direct that you accused be tried by this court for the above framed charges। और है कि तुम एक्यूज इस कोर्ट द्वारा ट्राइड किए जाओगे अबव फ्रेम चार्जेस के लिए। फिर आपकी आ जाएगी यहाँ पे डेट लिखेंगे, यहाँ पे आप प्लेस लिखेंगे, यहाँ पे साइन एंड सील आएगा, फिर नेम ऑफ द मजिस्ट्रेट आएगा, फिर यहाँ पे आएगा JMFC, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, यहाँ पे आपका स्टेट का नाम आ जाएगा। ये हो गया। फिर नेक्स्ट आपका आएगा, इसी में आगे कंटिन्यू रहेगा, ये इस स्लाइड में नहीं आ पाया था इसलिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू कर दिया है, ये कंटिन्यू रहेगा। ये लिखने के बाद, चार्ज फ्रेम करने के बाद नेक्स्ट आएगी आपकी प्ली ऑफ एक्यूज्ड। प्ली ऑफ एक्यूज्ड आएगी आपकी, द चार्ज वॉज रीड ओवर एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड टू विच ही प्लीड्स एज फॉलोज। जो सारे चार्जेस हैं एक्यूज्ड को रीड करके और एक्सप्लेन करके बता दिए गए हैं, जिसके लिए उसने ऐसे प्लीड किया है। क्या प्लीड किया है, दैट आई एम इनोसेंट एंड आई हैव नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस। मैं इनोसेंट हूँ और मैंने कोई ऑफेंस नहीं करा है। एंड आई एम बीइंग फॉल्सली इम्प्लीकेटेड, और मुझे गलत तरीके से फंसाया गया है। एंड आई प्लीड नॉट गिल्टी, और मैं गुनहगार नहीं हूँ। एंड आई क्लेम्ड टू बी ट्राइड, और मैं ट्राइड होने के लिए तैयार हूँ। ये आपकी आएगी। उसके बाद प्ली ऑफ एक्यूज्ड। फिर नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पे साइन आपका आ जाएगा एक्यूज्ड का। फिर यहाँ पे आएगा साइन एंड सील आएगा किसका, मजिस्ट्रेट का। नेम आएगा मजिस्ट्रेट का, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। यहाँ पे आपकी आ जाएगी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपका आ जाएगा स्टेट का नाम। तो स्टूडेंट्स आपको ये चार्ज फ्रेमिंग समझ में आ गया होगा। अब कुछ पॉइंट्स है चार्ज फ्रेम करने से पहले जो आपको ध्यान में रखने हैं। वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको चार्ज फ्रेम करने से पहले याद में रखने हैं। कभी भी अपना नाम यूज नहीं करना है। कहाँ पे, नेम ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। मतलब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे अपना नाम कभी भी नहीं लिखना है। अपना नाम नहीं लिखना है, ये ऐसे ही नेम ऑफ मजिस्ट्रेट लिख के छोड़ देना है। और कहाँ पे है नेम ऑफ मजिस्ट्रेट, यहाँ पे है ना, ये ऊपर मजिस्ट्रेट नेम ऑफ द जज यूपीपीसी जज प्रेजेंट, ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे कभी भी अपना नाम नहीं डालना। ठीक है, डू नॉट पुट एनी सिग्नेचर ऑन द चार्ज। और यहाँ पे अपने चार्ज में अपने सिग्नेचर भी नहीं करने हैं। यहाँ पे साइन एंड सील लिखा हुआ है, यहाँ पे अपने सिग्नेचर करके मत आ जाना। फिर नेक्स्ट है आपका, और कोई भी एजम्पशन नहीं करनी है। जैसे नेम ऑफ डेट टाइम एंड प्लेस ये लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई एजम्पशन नहीं करनी है। अपनी इमेजिनरी फिगर्स एज्यूम करके नहीं लिखनी है। अगर नहीं दी हुई तो नहीं लिखोगे, अगर दी हुई है तो लिखोगे यहाँ पे। और कोई भी पेंसिल या पेन यूज नहीं करना है ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा। और ऑफेंस जो चार्ज लिखोगे आप, सारे ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स इसमें इंक्लूड करोगे, अदरवाइज आपका चार्ज फ्रेमिंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड है ना यहाँ पे, देखिए ये डिसऑनेस्टली थेफ्ट किया है, डिसऑनेस्टली आ गया आपका, आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ वाइफ आ गया ये आपका। ठीक है, विदाउट हर कंसेंट आपका आ गया। ठीक है, ड्वेलिंग हाउस से करा है, उसके घर में घुस के चोरी करी है, तो ये आ गया। तो इसलिए उसको पनिशेबल किया गया है अंडर सेक्शन 380 ऑफ द आईपीसी। होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो है मेन मुद्दे पे आ जाइए कि अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कौन सा सेक्शन में जजमेंट राइटिंग आएगी। आईपीसी के में तो, आईपीसी में तो इतने सारे सेक्शंस हैं, हम ऐसी सारी बुक हमें लर्न करनी पड़ेगी, हमें क्या क्या लर्न करना पड़ेगा। तो इसका बहुत ही इजी सा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देती हूँ मैं आपको।
देखिए देखिए टाइप्स ऑफ जजमेंट दैट कम्स इन योर एग्जाम्स, कौन कौन सी जजमेंट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आएंगी। देखिए सिविल जजमेंट में मोस्ट ऑफ द केसेस में आपसे ये वाली जजमेंट्स लिखने के लिए आती हैं। कौन सी? सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी, एडवर्स पोजेशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैंडेटरी इंजंक्शन और परमानेंट इंजंक्शंस, इस पे आएंगी आपकी जजमेंट्स राइटिंग। फिर क्रिमिनल केस जजमेंट में कौन कौन सी आएंगी, क्रिमिनल जजमेंट कौन कौन सी आएंगी? 498 क्रुएलिटी बाय द हस्बैंड, 304 भी डावरी डेथ थेफ्ट आपका आ जाएगा, रेप का आ जाएगा 376, 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आएगी आपकी, हर्ट आएगी आपकी 325, 326, 323, हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट से रिलेटेड जजमेंट आपकी आ जाएगी, फॉर्जरी से रिलेटेड जजमेंट आएगी आपकी, एब्डक्शन हो गया या किडनैपिंग हो गया, रॉबरी हो गई, डेकॉइटी हो गई। तो इन सारे सेक्शंस को आप इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बहुत ही बाय हार्ट लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जजमेंट राइटिंग लिखने में। क्योंकि जजमेंट राइटिंग लिखने से पहले आपको चार्ज फ्रेम करना पड़ेगा, और चार्ज फ्रेम करने के लिए आपको इसके इंग्रेडिएंट्स लर्न होने चाहिए, क्योंकि चार्ज फ्रेम में आपको इसके इंग्रेडिएंट्स डालने ही डालने होंगे, अदरवाइज आपका चार्ज फ्रेमिंग बिल्कुल गलत हो जाएगा। चार्ज फ्रेमिंग गलत हो जाएगा तो आपके नंबर कट जाएंगे और आपकी जजमेंट राइटिंग में भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इन सारे सेक्शंस के आप बाय हार्ट इसे लर्न कर लेना, सारे इंग्रेडिएंट्स, इसके नोट्स बना लेना। मोस्टली चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 17 क्रिमिनल जजमेंट आएगी आपकी, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17, इन दो चैप्टर्स के सारे इंग्रेडिएंट्स बाय हार्ट लर्न कर लेना। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए क्रिमिनल जजमेंट में अब आपको लगेगा कि ये आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट का नाम कैसे आएगा, कौन सा आएगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास आएगा, या फिर क्या कोर्ट ऑफ सेशन आएगा? कौन सा जज आएगा यहाँ पे? अब देखिए केसेस ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, कौन कौन से केसेस कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करता है? देखिए कोर्ट ऑफ सेशन कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, बट द डेथ सेंटेंस बी पास इन कंफर्मेशन विद द हाई कोर्ट, लेकिन जो डेथ सेंटेंस है वो हाई कोर्ट की कंफर्मेशन के साथ ही पास करेगा। ओके, तो अब देखिए, तो आप इन वाले केसेस में अगर आपकी जजमेंट राइटिंग इन केसेस से आती है, कौन से केसेस है? डावरी डेथ हो गया आपका, ठीक है, रेप का हो गया, मर्डर का हो गया, डिकॉइटी का हो गया, इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में मोर देन डेथ सेंटेंस प्रोवाइड करी जाती है और लाइफ इम्प्रिजमेंट प्रोवाइड करी जाती है। तो ये वाले सेक्शंस जो हैं आपके, इन वाले सेक्शंस में अगर कोई जजमेंट आती है तो आप कोर्ट ऑफ सेशन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कौन सी कितनी सेंटेंस तक कितने सेंटेंस पास कर सकता है? सेंटेंस लेस देन 3 years और फाइन लेस देन 10,000 रुपीज। तो वो वाले केसेस, जैसे फॉर एग्जांपल वो वाले केसेस जिसमें पनिशमेंट आपकी लेस देन 3 years है और फाइन है लेस देन 10,000 का, तो वहां पे आप लिखेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जैसे कि क्या, क्रुएलिटी हो गई आपकी, थेफ्ट की हो गई, क्रुएलिटी थेफ्ट में लेस देन 3 years की पनिशमेंट होती है, थेफ्ट में भी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी आपकी 2 years की इम्प्रिजमेंट है, फॉर्जरी हो गया, रॉबरी हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट हो गया, ठीक है, और हर्ट हो गया। तो इन सब केसेस में क्या होती है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिखेंगे आप, जो क्या सेंटेंस पास करता है लेस देन 3 years एंड फाइन ऑफ रुपीज लेस देन 10,000 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट इसमें आपका आ जाएगा, हाँ ये बताई दिया मैंने आपको, सेशन जज कौन से कितनी सेंटेंस पास कर सकता है? एनी सेंटेंस पास कर सकता है, लेकिन जो है डेथ सेंटेंस जो है वो हाई कोर्ट की कंफर्मेशन के बाद ही पास करेगा। होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसका बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले समय में इम्पोर्टेंट वीडियोस मिल सकें।
इन सारे सेक्शंस पे मैं आने वाली वीडियो में जजमेंट राइटिंग्स आपको करवाऊंगी डिटेल में। अभी मैंने आपको चार्ज फ्रेमिंग बताया है, अब इसी क्वेश्चन के ऊपर जजमेंट राइटिंग नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे लिखनी है पूरी डिटेल में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।